दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित परेशान था, तभी चिराग मेहता उसको साइड में ले जाता है और फिर भी नरस को उधर ही बुला लेता है। नरस भी अब आ चुकी थी। अब रोहित काफ़ी शांत था और काफ़ी परेशान भी था। जल्दी से उसके सिर पर जो हल्की सी चोट लगी थी जिससे से खून बह रहा था, अब उसे साफ किया जाता है, उसे ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर रोहित को छोटी सी एक कट लगाकर छोटी सी पट्टी लगा दी जाती है। अब रोहित बिल्कुल ठीक ही था। अब जल्दी से रोहित के पास चिराग आराम से बैठ जाता है। फिर कहता है कि सर क्या बात है। अब गुलेरिया परिवार के सभी मेंबर्स को भी पता लग चुका था कि अनिका के साथ क्या हादसा हुआ है। सभी रोहित के पास आने लग जाते हैं, इधर उधर रोहित से बातें करने लग जाते हैं। अब जो कि आकाश बाहर ही बैठा था, अब रोहित के पास सभी घेरा बनाकर उससे पूछने लग जाते हैं, लेकिन रोहित तो अपने होश हवास में ही नहीं था। इसलिए रोहित को खुद ही समझ नहीं आ रहा था आखिर किसको क्या आंसर दे। ऊपर से करण गुलेरिया थे जिसकी बेटी जो कि उसने रोहित को सौंप रखा था, उसकी ऐसी हालत है और ऊपर से अब रोहित को क्या कहेंगे ये सोचने लग जाता है। तभी चिराग जो कि रोहित के पास ही था उसे आश्वासन देते हुए कहता है, सर आप चुप रहिए, मैं सब हैंडल करता हूँ। तभी आकाश की तरफ कुछ इशारा करता है। आकाश भी अब वहीं पर आ जाता है। फिर वह बाहर की तरफ सभी को ले जाता है। अब आकाश करण गुलेरिया को बाहर की तरफ ले जाता है। फिर कहता है कि रोहित काफ़ी परेशान है, मैं नहीं चाहता कि अभी उससे और कुछ पूछा जाए क्योंकि उसे भी काफ़ी चोट आई है। भले ही वो ज़्यादा बड़ी ना हो लेकिन वह काफ़ी स्ट्रेस से चल रहा है। जैसे हम स्ट्रेस से हैं लेकिन वो भी हमसे ज़्यादा ही स्ट्रेस में है। इसलिए पापा कुछ टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन अब अनिका का ट्रीटमेंट चलना स्टार्ट हो गया है, इसलिए बस उस पर फोकस करते हैं। अब सभी फैमिली मेम्बर्स आराम से वहीं पर खड़े हो जाते हैं। रोहित को अलग से एक छोटे से कमरे की तरफ लेकर चिराग मेहता पहले ही जा चुका था। अब आराम से रोहित बैठ जाता है। अब रोहित सोचने लग जाता है कि आखिर मैं क्या करूं। चिराग जो कि रोहित के बाहर आराम से रूम से बाहर बैठकर ही उसका पहरा दे रहा था क्योंकि अब रोहित को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर मैं करूं तो क्या करूं। तभी कुछ टाइम बाद ही चिराग मेहता रोहित के पास आते हैं। फिर रोहित कहता है क्या हुआ चिराग। तभी चिराग मेहता कहते हैं कि सर बात दरअसल ऐसे हैं, जितना भी हमारा स्टाफ है सभी ही इस काम को करने के लिए नाकाम है क्योंकि अनिका मैम की बॉडी के अंदर इतनी जहरीली गैस है कि शायद कोई भी इसे निकालने में असमर्थ है, या ये कहा जाए कि उनके बस की ही बात नहीं है। अगर ये सब कोई ठीक कर सकता है तो खुद अमृता ही है, लेकिन अभी मैम तो काफ़ी अपने आप को कैसे ठीक कर सकती है ये तो आप समझ सकते हो। अब रोहित जो कि अपने सिर पर हाथ रखकर आराम से उस चेयर पर बैठा हुआ था, तभी रोहित को कुछ याद आता है। वो चिराग को वहाँ से कुछ मिनट के लिए जाने का इशारा करता है। चिराग वहाँ से चला जाता है। रोहित अब दरवाजे से खड़ा हो जाता है और दरवाजे को आराम से बंद करता है। अब रोहित के दिमाग में बस एक ही बात आ जाती है क्योंकि वह जैसे ही अपने फेस को अच्छे से देखने की कोशिश करता है हाथ लगाकर, तभी उसका हाथ उस ब्लूटूथ पर लग जाता है जो अभी तक रोहित के कानों में लगी हुई थी, जो सीधा कनेक्ट और किसी से नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा से ही थी। अब रोहित जल्दी से अपनी ब्लूटूथ को ऑन करता है और फिर वह किसी से बात करने की कोशिश करता है। यह और किसी से नहीं बल्कि खुद स्वाति मल्होत्रा से बात कर रहा था। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हाँ रोहित क्या हुआ बेटा। तभी रोहित कहता है कि माँ हम अनिका को यहाँ पर सेफ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जितने भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं सभी ये काम करने में असमर्थ हैं। ये काम सिर्फ या तो डॉक्टर अमृता कर सकती है यानी कि अनिका कर सकती है, या फिर उसकी माँ स्वाति मल्होत्रा यानी कि आप। इसलिए अगर आप चाहो तो ये काम हो सकता है, हम अनिका को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, दोबारा उसे मौत के मुंह से बाहर की तरफ निकाल सकते हैं अगर आपका साथ हो। अब स्वाति मल्होत्रा काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। अब रोहित स्वाति की जो चुप्पी थी उसको समझ जाता है, उसे भांप लेता है। फिर स्वाति मल्होत्रा 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है और फिर आगे कहती है, लेकिन रोहित ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि मैं आज तक ना तो किसी के सामने आई हूँ और नहीं आना चाहती क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली पर भी खतरा हो सकता है। अब रोहित कहता है, मुझे नहीं पता, मैं अपने खतरे और अपनी परिवार के खतरे को नहीं जानता, मुझे बस अनिका चाहिए, यानी कि अनिका का इलाज करना ही होगा आपको।
अब स्वाति मल्होत्रा भी अपनी बेटी और अपने रोहित दामाद के हाथों मजबूर थी, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अपनी बेटी को खोना भी नहीं चाहती थी। और ऊपर से वह रोहित को परेशान, क्योंकि रोहित 3 बच्चों का पिता था और वो भी अनिका के बच्चों का। ऐसे में वह रोहित की बात को कैसे टाल सकती थी। फिर स्वाति कहती है, हाँ रोहित, मैं काम तो कर सकती हूँ, अनिका का इलाज भी कर सकती हूँ, लेकिन कैसे, हॉस्पिटल में कैसे पहुँच सकती हूँ। अब रोहित कहता है कि माँ, तुम्हें आगे की जो भी लोकेशन है सब कुछ मैं आपको सेंड करता रहूँगा, आपको बिल्कुल वैसे ही करना होगा। जहाँ एक तरफ रोहित ने स्वाति मल्होत्रा को हॉस्पिटल के लिए लोकेशन भेज दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ दमयंती का किला। अब दमयंती के कानों तक भी अनिका के ऐसी हालत के बारे में दमयंती को भी पता लग चुका था, क्योंकि दमयंती ने भी अपने कुछ औरतें सिपाहियों को या फिर अपने जासूसों को अनिका के इर्द गिर्द, या ये कहा जाए उनकी सोसाइटी में ही छोड़ा हुआ था, जो कि अनिका पर प्रॉपर नज़र बनाए हुए थे, या उसकी फैमिली से वो कब बाहर जाती कब आती, इन सभी बारीकी से ध्यान रखती। अब अनिका की तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है, इसके बारे में भला दमयंती को कैसे पता नहीं चलेगा। दमयंती आज काफ़ी खुश थी। वह कहती है अपनी जो वहाँ पर सिपाही काम कर रही थी, फिर वह अनोखी से आराम से अनोखी थोड़ा जश्न हो किया जाए। अब जश्न का टाइम आ गया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो गैस उसके अंदर गई है, या कोई भी जहरीली गैस अगर हमारे अंदर 70% से भी ज़्यादा अगर बॉडी के अंदर हो चली जाती है, तो उसके बाद उसका मरना तय है, या ये कहा जाए उसे कोई भी मौत के घाट या उसे कोई भी बचा नहीं सकता, उसका मौत निश्चित ही है। अब दमयंती के ऐसे सवाल सुनते ही सभी काफ़ी खुश हो जाती हैं, क्योंकि सभी दमयंती की खुशी में ही अपनी खुशी को समझती हैं, क्योंकि उनके लंबे अरसे के बाद उनकी आज मासा काफ़ी खुश थी, तो इसलिए सभी औरतें भी खुश थी। तभी अनोखी भी मासा यानी कि दमयंती के पास आ जाती है। फिर कहती है, मासा आप इतनी खुश क्यों हैं, आपकी खुशी का राज क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ। तभी दमयंती कहती है, खुशी की क्यों ना बात हो, क्योंकि आज अनिका भी उसी सिचुएशन से गुजर रही, इस कंडीशन से अनिका जूझ रही है। जो उसकी हालत है वो कभी दिल अच्छों की हुआ करती थी, या उसकी थी। अब अनिका की ऐसी हालत पर मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी संतोषजनक मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं भी तो यही चाहती थी कि अनिका जल्द से जल्द अनिका की ऐसी कंडीशन हो, भले ही मुझे जड़ी बूटी ना मिले, लेकिन अनिका को मैं मौत के घाट देखना चाहती हूँ। अब मेरा मकसद यही है कि अनिका मरे, या उसे कोई भी मारे, लेकिन वह मर जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। कोई भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसे आखिरी सांस तक तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, और वह अपनी आखिरी सांस तक तड़पे, वह उसकी तड़प मैं महसूस करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उसे मैं तड़पते हुए। ये सारी बातें सुनकर अनोखी भी अब खुश हो जाती है। तभी अनोखी कहती है कि चलो मासा के लिए कुछ मिठाई बनाई जाए, क्योंकि आज सभी जश्न मनाया जाएगा, और या ये कहा जाए कि आज दीपक जलाए जाएंगे। ये बहुत दिनों के बाद होगा, जो कि अब दमयंती के किले में दीपक और खुशी का लहर अब चल चुकी थी। जहाँ एक और अनिका की ऐसी हालत पर दमयंती का खुशी से पागल हुई जा रही, तो दूसरी तरफ आज तीनों ही बच्चों को काफ़ी सुबह से ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, अजीब सा लग रहा था। भले ही वह अपनी माँ और अपने पापा से कितने भी दूर ना हो, लेकिन दिल का जो रिश्ता था काफ़ी परेशान थे। तभी रिया कहती है कि क्या आपकी भाई मोम डैड से बात हुई है। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि नहीं, आज तो मेरी ना तो मोम से हुई है और ना डैड से। तभी आर्यन कहता है कि मैंने कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन ना तो मोम की कॉल लग रही है और ना ही डैड की। अब इतनी बात सुनकर रिया कहती है कि मुझे पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है मानो मेरा दिल ठहर गया हो, या ये कहा जाए कि मुझे आज मोम की सबसे ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आज से पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अक्सर मैं मोम को याद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले डैड की याद आती है, लेकिन आज डैड की बजाय मुझे हर बार मोम की ही याद आ रही है। अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई रिया के पास आ जाते हैं। दोनों ही भाई रिया के दोनों कंधों पर हाथ रखते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि सब कुछ ठीक है रिया, तुम बिना बात ऐसे ही घबरा रही हो। तभी जो कि अब्दुल उन्हीं की तरफ आता हुआ
दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि अब्दुल को पता चल चुका था कि अनिका की कैसी कंडीशन है और वहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि चिराग ने सारी बातें बता दी थी और ये कहा था कि बच्चों को थोड़ा बिजी रखना ताकि वह रोहित और अनिका के पास कॉल ना करें, क्योंकि ऐसा करते हैं अगर रोहित और अनिका में से कोई भी कॉल नहीं उठाएगा तो शायद बच्चे काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए रोहित नहीं चाहता कि उसके बच्चे दूर रहकर भी अपने मॉम डैड के लिए परेशान हो। उन्हें अपनी जीवन की इस जंग में खुद ही हर चीज़ का सामना करना है। ये बात चिराग ने अब्दुल को बता दी थी। अब अब्दुल बच्चों के पास आ जाता है, फिर कहता है कि सर आज काफ़ी मीटिंग में बिजी हैं इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, और तुम्हारी मम्मा यानी कि मैडम साहिबा अनिका वो आज हॉस्पिटल गई हैं किसी बड़े ऑपरेशन को करने के लिए, इसलिए उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। अब सभी तीनों के तीनों बच्चे अब्दुल की बात सुनकर, भले ही अब्दुल ने ये बातें दूर से कही थी लेकिन तीनों के बच्चों के कानों में आराम से पड़ रही थी। तीनों ही अब अब्दुल की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो बनता है। थैंक यू दोस्तों।